ने क्या क्या ये सुन ले सर। नवाज शरीफ के साथ 3-4 जो सीनियर वज़रा हैं उनको कंटेम्प्ट का नोटिस हो सकता है। उसमें राना सनाउल्लाह हैं, इसहाक डार हैं, ख्वाजा आसिफ हैं। तो ये यहाँ है, ये चल रही है कि ये 4-5 लोग साथ तलब होंगे नहीं, कंटेम्प्ट में। इस वक्त तो ये है कि वो अगर पूरी कैबिनेट को भी तलब करना चाहें तो पूरी कैबिनेट में से भी एक मेंबर भी नहीं होगा जो पीछे रहेगा। उसमें बुनियादी जिम्मेदारी वो बल्कि 3-4 के ऊपर, बल्कि देखें ये देखें कोई अपना जो है ना वो हादसा जो है ना कोई भी जो है वो फिल फॉर नहीं होता, उसके पीछे वजूहात पता नहीं कब से हो रही होती हैं। ये जब से वज़रा आज़म को फांसी की सज़ाएँ, नाअहली की सज़ाएँ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो डिक्टेटर पाबंद आइन में उनको अमेंडमेंट करने का इख्तियार, ये सारी चीज़ें जस्टिस मुनीर से लेके आज तक ये इकट्ठी होती 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 जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना कि बस्ती बसाना आसान नहीं, ये बसते बसते बस्ती है। तो अब ये मामला जो है ना ये जुड़ गया है। अब इसमें पार्लियामेंट जो है वो अब इस नहज पे ये मामला आ गया है कि या तो यहाँ पे कोई रास्ता निकलेगा, और अगर रास्ता निकलेगा तो वो विन विन पोजीशन होगी दोनों साइड्स के लिए भी और इस मुल्क के लिए भी। लेकिन अगर तसादम होता है तो इसमें फिर तबाही है। तो फिर आर या पार के लिए आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए जजेस की बहाली हुई थी जी, जस्टिस उमर अता बल्कि बंदियाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो है वो बहाली जो है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए से हुई थी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए हुई थी। इफ्तिखार चौधरी साहब की भी, और जो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ये उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। जी, तो इनकी बहाली कैसे हुई थी? थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अगर आप वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विड्रॉ करें, फिर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अगर विड्रॉ करें तो फिर उसके कंसिक्वेंसेस जो हैं वो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, ये तो कोई बात बताने वाली नहीं है। इज इट डूएबल ऑप्शन राइट नाउ? देखें, इसके ऊपर कैबिनेट में या पार्लियामेंट में तो कभी इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन एक कानून के तालिब इल्म होने के नाते मैं समझता हूँ कि अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीफ जस्टिस की बहाली हो सकती है तो वो रुखसत भी हो सकते हैं। सर मेरे ख्याल में काफी सख्त ये राणा साहब की स्टेटमेंट है। आज का जो इनका इंटरव्यू है उसका आपका जिक्र भी, आपने भी जिक्र किया है कि ये मतलब कि हो सकती हैं चीफ जस्टिस को अगर घर भेजना हो, अगर वो उन्होंने कहा जी कि अब आर या पार है, या फिर ये सुप्रीम कोर्ट रहेगी या पार्लियामेंट रहेगी, दोनों में से एक ही चीजें रहेंगी। तब फैसला ये होना है कि सुप्रीम कोर्ट और जो पार्लियामेंट, दोनों में से सुप्रीम कोर्ट है, तो वो किसी भी जगह पे जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग अपने पिछले प्रोग्रामों में जिक्र कर रहे थे, अभी आखिर में इसका दोबारा फिर जरा एक दफा करते हैं कि करना पड़ेगा सर। अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके जो रिजल्ट है ना, वो मेरे ख्याल में अभी आपने पनामा में अगर उस वक्त कुछ बहादुरी वाले फैसले सर क्या होते हैं, अब उस पर हम क्या बात करें कि मरियम नवाज और परवेज रशीद साहब जिस तरह कहते थे उस तरह कर लिया जाता ना तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप कभी कभी ना 2 स्कोरों से हारते हैं, बड़ी बहादुरी से लड़कर हारते हैं। हथियार फेंक देने से जो होता है ना वो फिर बस उस पर तारीख का एक हिस्सा है। लेकिन एनी हाउ अभी कोई चॉइस नहीं है आर या पार के लिए। आपको ये लोहे पे लकीर बात है। इमरान खान के जो चीफ जस्टिस साहब है वो इंतजार कर रहे थे कि इमरान की गल बन जाए तो ठीक है, वरना फिर घर जाएंगे। इसके अलावा कोई और चारा है नहीं है। अच्छा सर, एक चीज और इसमें मैंने ऐड कर ले, आखिर में प्रोग्राम में इस पे भी बात कर लेते हैं। ये एक मेरे ख्याल में ट्रायल केस भी हो सकता है। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो कॉल और देगू मामले के लिए तहकीकात के लिए पार्लियामेंट की तहकीक अभी कमेटी बनी है जो किसी भी अदारे से तहकीकात कराने का इख्तियार रखी है। और इलेक्शन कमीशन में भी इमरान खान और साकिब निसार पर टिकटें बेचने का रेफरेंस जो है वो फाइल हो चुका है। देखिए ये मैंने भी जैसे कहा ना, ये इसको एक मिसाल बनाया जा सकता है कि साकिब निसार जो कभी कहता है कि मैं मरियम साहबा को हम ठोक देंगे, मैं जब आपसे हुक्म करूंगा आपको धमाका कर देंगे। देखिए ये एक नॉर्मल बात नहीं है। साकिब वजीर आजम की वो बेटी हैं और इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन लीडर हैं, बड़ी जमात की नायब सदर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। तो इसलिए उनके बारे में ये बात करने के बाद उनके, लेकिन ये जो टिकटें बेचने वाला मामला है इसको मिसाल बनाया जा सकता है एक। दूसरा, इसके जरिए साकिब निसार को पकड़ा जा सकता है। तीसरा, वो जो कमेटी है वो मुल्क की किसी भी तहकीकाती अदारे से, उसमें कोई एजेंसियां भी हो सकती हैं, एफआई हो सकती है, उनसे इसकी तहकीकात करवा सकती है। और इलेक्शन कमीशन जो है उसमें भी एक रेफरेंस दायर किया गया है कि जो इमरान खान साहब है, देखिए मैं और आप तो ये बात कर रहे हैं कि ये जो जितना टोपी ड्रामा है ना लमकाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में और इमरान खान साहब की तरफ से इसको खींचा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ टिकटें बेचने का भी एक बहाना था। अरबों रुपया सर इकट्ठा हो गया इमरान खान के पास, अरबों रुपया।
और आपको सर पता है कि एक टिकट 3-3 दफा बेची है, आपको दी, 3 दिन के बाद उस पर नजरसानी की, मुझे दे दी, और फिर अगले 3 दिन के बाद किसी और, एक टिकट 3-3 4-4 दफा बिकी है। बल्कि इवन जिस टिकट का रोला है, जिस टिकट का शोर मचा हुआ है, जो नजम नसार साहब ने बेची है या खरीद कर दी है, जिसमें वो 1 करोड़ 20 लाख का था, एक 20, अब 1 करोड़ 20 लाख पता नहीं क्या है, उसका वो टिकट भी दूसरी तरफ दफा बिकी है। उससे पहले वो टिकट सर इश्यू हो चुकी थी। हमारा आज प्रोग्राम था, उस हल्के से जो जीतने वाले मुस्लिम लीग नून के पीर अशरफ रसूल साहब, उनके साथ हमारा प्रोग्राम था। वो अब कल पे चला गया कुछ वजूहात की वजह से, तो वो हमें कल बताएंगे कि उस हल्के में वो पहले किसको बिकी, बाद में किसको बिकी। तो आप मुझे जरा इन दोनों चीजों पे बताएं, टेस्ट केस आखिर में हम इसको डिस्कस करेंगे, क्या हुकूमत अगर इस पे बड़ा जरा तगड़ा मौकफ लेती है, इस कमेटी की रिपोर्ट बनती है और सामने सब कुछ आता है, तो क्या साकम सार का मकूनी ठप्पा जा सकता है कम से कम? देखिए परवेज साहब, बात यह है कि जिस हिकमत अमली के साथ जो इत्तेहादी जमातों के सरबराह है ना जी, मैं कहता हूं कि शानदार है। ब्रेकिंग न्यूज ये है, एक खबर ये है कि जनरल फैज साहब जो है वो वादा माफ गवाह बन गए हैं। उन्होंने माफी मांगी है, वादा माफ गवाह बन गए, और उन्होंने हफ्ते को चीफ जस्टिस के लिए जो मतलब कि ये बंदयाल ग्रुप है ना, और इमरान खान के खिलाफ कुछ ऐसी वीडियो और ऑडियो जो हैं वो दे दिए हुकूमत को, हुकूमत के पास आई है, जिसकी वजह से हुकूमत जो है ना वो काफी अग्रेसिव हुई है। ये खबर है कि जनरल फैज साहब के पास जो सामान था, क्योंकि जाहिर है वो उन्होंने अपने आप को भी तो बचाना है। अब उनको ये नजर आ गया हुआ है कि 3-2 महीने गुजरे, क्योंकि पहले 2-3 महीने ये क्यास तरह की जा रही थी कि इमरान खान साहब जो है वो गालिब आ जाएंगे, और गालिब आकर जो है वो हाफिज मुनीर साहब को फारग करेंगे, और आकर ये उन्होंने जनरल फैज को वापस लाना है, ये वापस DGIS बनेंगे, और ये इस किस्म की चीजें थी। लेकिन क्योंकि अब उन्होंने अपना होल्ड कायम कर लिया, इस किस्म की अफवाहें, या इस किस्म की अफवाहें नहीं बल्कि इस किस्म की जो कोशिशें हैं वो खत्म हो चुकी हैं, दम तोड़ चुकी हैं। तो जनरल फैज साहब जो है इस वक्त वो अपनी जान, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है उन पर, क्योंकि जाहिर है फौज को उन्होंने डिवाइड किया है। देखिए जनरल बाजवा का जब नाम आता है तो वो जनरल फैज के बगैर, बल्कि अभी ये कहा जाए कि जनरल आसिफ गफूर के बाद के भी बगैर मुकम्मल नहीं होता। ये सारे तीनों के तीनों चारों ने मिलकर ये सारा हाल किया। तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने कुछ ऑडियो और कुछ वीडियो बंदयाल साहब और इमरान खान के बारे में, जिससे बड़ी मदद मिलेगी हुकूमत को, हुकूमत जो है इनको ओके कहते कि नीमा कर सकती है, वो हवाले कर दी है, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस साहब जो है वो बड़े मतलब के एडवांस जा भी सकते हैं, और अगर नहीं जाएंगे तो एक तो वो आउट की जाएंगी, और दूसरा जो तरीकाकार है इनको घर भेजने का, या तो इनके अंदर से एक आएगी जिस तरह के वो जस्टिस नसीम शाह साहब के खिलाफ अंदर से आई थी, या फिर इनको एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से घर भेजा। क्योंकि एग्जेक्टिव ऑर्डर पे हमने कल भी बात की थी जस्टिस सिद्दीकी साहब से, उन्होंने कहा था कि ये तासुर अच्छा नहीं जाएगा, तासुर अच्छा नहीं जाएगा कि आपने फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से घर भेजा जाएगा। लेकिन इसकी मिसाल मौजूद है, क्योंकि ये आए भी एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से है, और इसके अलावा भी इसकी 2-4 मिसालें हैं। जस्टिस जो इफ्तिखार चौधरी साहब वो भी मौजूद है। तो इस किस्म का इनके खिलाफ जो है ना वो आने वाले दिनों में। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज और कर दी है इमरान खान साहब ने, आपको याद है माजी में कश्मीर के लिए अद्धा घंटा जुमे वाले दिन अल्लाह के वास्ते खिलाने का ऐलान किया सी, सिर्फ एक हफ्ते खिलोते सी, और अभी उन्होंने कॉल दे दी है कि अपने अपने गांव, शहर, गांव, मोहल्ले, गली में चीफ जस्टिस के लिए 30 मिनट के लिए बाहर निकलें और इज़हारे यकजहती करें। तो ये जो इनकलाबी काल है, जिससे मेरा मतलब है शायद पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाए, इसको आप कैसे देखते रहे साहब? देखिए बात ये है कि मैं सच्ची बात है, फिर वो अल्फाज ऐसे हो जाएंगे कि मैं तो इस लांती के बारे में कुछ कहना, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। बात यह है कि आपने शौकत सिद्दीकी साहब की बात की, और मैं आपको याद होगा कि जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी उस दिन से मैं एक बात कह रहा हूं कि वी नीड टू स्टॉप प्लेइंग एट हाई मोरालिटी। हाई मॉरल ग्राउंड का खेल, जज्बाती खेल खेलना हमें बंद करना चाहिए। हमें नहीं केयर करना चाहिए कि फलां जी गैर अखलाकी होगा। हु गिव अ डैम अबाउट इट? वो अखलाकी तौर पे खेल रहे हैं, नॉट एट ऑल। ठीक है जी। वो कानून की धज्जियां हर हद तक जाके जो है ना वो उड़ा रहे हैं, और आप जो है ना वो मोरालिटी को लेके बैठे जाएंगे तो फिर कौम जूते मारेगी आपको। आपने जूते वैसे भी खाने हैं, और शायद इस तरीके से आप जरा खड़े होके होंगे तो जूते नहीं पड़ेंगे आपको। सो ये जो चीज है ना कि मोरालिटी और फलां,
यू नो लाइक दिस इज ऑल बुलशिट। हमें इन चीजों से बाहर निकल के जो है ना रियलिस्टिक पॉलिटिक्स करनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई डोंट बिलीव ऑन नैरेटिव काइंड ऑफ। मैं देख रहा हूं आज अभी ये हिम्मत करने के जो टिकर है वो हमें नजर आ रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब का जो आज का इंटरव्यू उन्होंने दी मलिक साहब को दिया है, उसमें उन्होंने यही कहा है या तो पार्लियामेंट रहेगी या फिर आज जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जज हैं, इनको जिस तरह, क्योंकि ये देखें ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से बहाल हुए हैं। बंदियाल साहब उसी लॉट में बहाल हुए थे ना जिस लॉट में इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए थे। तो अगर ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से बहाल हो सकते हैं तो घर भी जा सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि शाह साहब थे, सज्जाद अली शाह साहब, उनकी तरह भी ये घर जा सकते हैं, उनकी तरह भी इनको घर भेजा जा सकता है। तो रज़ा साहब देखें, तारीख तब जो नवाज साहब फैसला करने चाह रहे थे वो ना कर सके, तो उसका रिजल्ट आज सारी कौमत ये भुगत रही है। और अभी भी अगर ये फैसला ना किया गया, हो सकता है वक्ती तौर पे ये लगे कि यार हुकूमत ने बड़ा सख्त फैसला कर लिया है, कुछ टीवी की खबरें या कुछ लिखने वाले ये टिक्कर चलाएं कि सुप्रीम कोर्ट के साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुई है। लेकिन ये अगर नहीं करेंगे ना सर, तो फिर मेरे ख्याल में दोबारा उस जगह पे चले जाएंगे जहां से इनके लिए वापस आना जरूरी होगा। माजी की बात बताने का मकसद ये था कि बहादुरी से फैसले करने चाहिए, उन पर डट जाना चाहिए, उसका रिजल्ट कुछ भी हो। मुझे एक बात बताएं, इमरान खान साहब सर पे बाल्टी लेके घूम रहे हैं, क्या मौत नहीं आनी उनको? नवाज साहब इंग्लैंड बैठे हुए हैं, इलाज करवाने के लिए आए हैं, क्या मौत का फरिश्ता यहाँ पे नहीं आ सकता? देखिए दुनिया सबने जाना है एक दिन, तो इस बात से डरकर, इस बात के खौफ से कि आपने कुछ करना नहीं है और जज जो मर्जी करते जाए, फिर इससे आगे बढ़ना चाहिए। राय साहब मैं जरा टाइम ज्यादा ले रहा हूं, उम्मीद है कि आप हमेशा जी देखें, इनको बताना पड़ेगा कि जजों के बेटे, जजों के खानदान कौन से पैसे कमा रहे हैं, कहां से कमा रहे हैं। इनको वो हिसाब किताब दुनिया को बताना पड़ेगा कि एक जज जिसकी 8 लाख तनख्वाह है, उसके बेटे की शादी होती है और उनकी जो बहू है उसके जो ड्रेस है वो इंडिया से जो अमीर तरीन कपड़े बनाने वाला है वो वहां से आ रहे हैं। सोर्स ऑफ फंड क्या है, उनके बेटे की शादी पे जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ है वो ये चीजें सर कौम को बतानी चाहिए। देखें आप आज बड़ी बहादुरी से नूर आलम खान साहब ने कहा है कि हम जजों को बुला रहे हैं, अगर जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएंगे तो मैं इनके वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। देखे ना जी, उन्होंने कहा जी मैं इनके जो वारंट ना गिरफ्तारी के वो ऑर्डर करूंगा। करने चाहिए, घर भेजना चाहिए, वरना फिर जो होगा वो आपके सामने है। मेरा ख्याल है कि मजीद लेट नहीं करना चाहिए, मजीद लेट करेंगे तो फिर इनको फिर भुगतना पड़ेगा जो कि है। चले कोई बात नहीं राय साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि सुनने वालों ने इस छोटे से वाक्य से जो कि मियां साहब के बारे में मैंने आपको बताया, हमेशा तारीख से सीखना चाहिए, हम सीखेंगे। सर पीटीआई ने तो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी है क्योंकि जो मुज़ाकरात है वो ऑफिशियली नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि 14 मई को इलेक्शन करवाएं, अगर ये असम्बलियां नहीं तोड़ते ना तो जज साहब अब 14 मई को इलेक्शन करवाएं। और इस वक्त मोहब्बत का आलम यह है कि बंदियाल साहब कुछ भी कर सकते हैं। तो अब आप आगे क्या देख रहे हैं, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक कि वो इस हद तक मतलब लाइक जा सकते हैं जी। जा सकते से मुराद ये है कि मे बी ही कैंट डू इट, ठीक है ना, ये नहीं है कि वो कर नहीं सकते, ठीक है ना, वो कर पाएंगे नहीं इस तरीके से। और जैसे वो बात की गई है कि अब जो है ना ऑल आउट आपको जो है ना वो जाना पड़ेगा इन सारे मामलात को ठीक करने के लिए। और यही जो है ना पाकिस्तान का आने वाला जो वक्त है उसका हाल यही है। अब आखिर से लास्ट से हम शुरू करते हैं, जो आपने की बात के इनको भी काउंटेबल होना चाहिए। रात को मेरी बात हो रही थी, मेरे जो दोस्त हैं जिनसे हमेशा मुझे अच्छी खबरें मिलती हैं पाकिस्तान के बारे में। खबरें मिलती हैं, अच्छी नहीं होती, खबरें मिलती हैं आपको, ये खबरें मिलती हैं, अच्छी है बुरी, वो खबरें मिलती हैं। हाँ, तो वो रात को हम बात कर रहे थे, मैंने कहा जी कि एक सरे महल था जो 60 मिलियन पाउंड का था या जो भी था, ठीक है जी, उस पे क्या कुछ नहीं हुआ। जरदारी साहब पे यानी कि जो बड़े से बड़ा जो स्कैंडल था वो 60 मिलियन पाउंड का था, नो डाउट। और न्याजी वगैरह पे जो है ना वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के करप्शन के वो मसाइल है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, नॉट इन मिलियंस, बिलियन। ट्रू। वो कोई किसी तरफ से जो है ना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो भी कहने लगे कि
ये इतनी डटाई से और इतनी बेखौफी से ये लोग लूटते रहे हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ठीक है जी, करप्शन की इंतहा की गई है। तो हमने सिर्फ साकिब निसार को नहीं देखना, हमने ओवरऑल जो है ना वो पिक्चर देखनी है, एक नेक्सस देखना है कि जिन्होंने एक तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया, और जाहिर है जो है ना एक बंदा एक टिकट लेने पे अगर करोड़ों रुपया लेता है जी, तो फैज जैसे जो एलिमेंट है उन्होंने मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए, सो वी हैव टू लुक एट दिस इन अ सर कॉन्टेक्स्ट बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, साहब आपने चाइना एंड यूएसए। फैज साहब के लेने की बात की, तो उसमें ऐड कर लें अबसार आलम साहब के जो कॉलम थे जिसमें उन्होंने कहा था, फैज आलम साहब का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि सोसाइटियों के मालकों को उठाया जाता था और उनसे पूरी Yes. पूरी सोसाइटी अपने नाम पे करवाई जाती थी। अब सोसाइटी कितने हेक्टर पर है और एक बनी बनाई सोसाइटी है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, वो लोग अभी तक अपने आप को, मतलब जिनके साथ आपने उसका जुल्म ज्यादतियां की, तो आप ये कह रहे हैं ना कि उन लोगों ने क्या कमाया होगा, तो सुनने वाले को बताते चलेंगे उन लोगों ने क्या कमाया होगा। घर नहीं, घर नहीं, वो कहते हैं ना कि आसफ अली जरदारी साहब के बारे में मशहूर था कि जी मुझे इसमें फलां चीज का, उन्होंने कहा जी इसमें इतने परसेंट, मुझे इसमें इतना परसेंट चाहिए उनके नाम से मंसूब। तो ये जो फैज साहब है ना, उन्होंने कोई घर नहीं, पूरी पूरी सोसाइटी है सर, पूरी पूरी सोसाइटियां। तो इसलिए उनकी जो कमाई है ना उसका हिसाब लगाना काफी मुश्किल काम है साहब। मेरा मेरा कहने का मकसद ये है कि ये तो एक फैज है ना जी, हमें पूरा, मैं जब हम नेक्सस की बात करते हैं